नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर। सीएम योगी का अचानक दिल्ली आना लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम आवास में सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 1.5 घंटे की बैठक चली है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम योगी जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। गुरुवार को सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात की और करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। अब दिल्ली में योगी की मैराथन बैठक को देखते हुए यूपी में कैबिनेट विस्तार होना तय माना जा रहा है। तो वहीं हाल ही में बीजेपी से जुड़े जितिन प्रसाद ने भी सीएम योगी के साथ मुलाकात की है। गुरुवार को अमित शाह के साथ जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मिले, उसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश भी हो गई कि बीजेपी के अंदर किसी तरह की आंतरिक समस्या के नतीजा योगी जी का यह दौरा नहीं। अब यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, लिहाजा जमीन पर गठबंधन की ताकत को परखने की कोशिश के तौर पर इसको जरूर देखा जाएगा। अब यूपी की सियासत में जिस तरह की हलचल मची है, उसका फैसला तो बीजेपी का आलाकमान ही लेगा, लेकिन कयास ये है कि यूपी में सत्ता को लेकर और सत्ता से लेकर संगठन तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दिल्ली में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुलाकात हुई है। कल से आप देख रहे हैं कि जो मुलाकात का दौर है वो लगातार जारी है। कल सबसे पहले मुलाकात जब दिल्ली पहुंचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सबसे पहली मुलाकात गृहमंत्री के साथ होती है। उसके बाद आज लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ चलती है। और अब यूपी चुनाव की तैयारी में बीजेपी है। अब यूपी के अंदर क्या हो सकता है ये आप समझ लें। योगी के यूपी से दिल्ली आते ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, आप समझें कि इसकी सुगबुगाहट तेज है। योगी के मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद शामिल हो सकते हैं, ये भी कयास हैं। और यूपी चुनाव की तैयारियों से इसको जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मैराथन बैठकों का जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है। जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। इसके अलावा कयास कई और तरह के भी समय लगाए जा रहे हैं और उन कयास पर अब विराम कैसे लगता है ये भी देखना होगा, क्योंकि 2022 में जितिन प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, इसके भी पूरे कयास हैं। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ है, इसको चुनाव से पहले सहयोगी दलों को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। चूंकि संजय निषाद का चाहे गृहमंत्री के साथ मुलाकात करना हो या अनुप्रिया पटेल का, जितिन प्रसाद का शामिल होना भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की सुगबुगाहट, ये तमाम ऐसे कयास हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सहयोगी दल और जातिगत समीकरण ये सब अब बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं साधने की कोशिश के तौर पर इन मुलाकात और इन बैठकों को देखा जा रहा है। अनुप्रिया पटेल भी आपको बताया, जैसा हमने कि अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह के साथ मुलाकात की। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी गृहमंत्री के साथ मिले और ये सब मुलाकात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ जोड़कर देखी जा रही हैं। और इसके मायने अब निकलेंगे क्या, इन मुलाकातों के पीछे का असल मकसद क्या है, और यूपी वापस आते ही क्या वाकई में मंत्रिमंडल के अंदर आपको वो विस्तार, वो फेरबदल देखने को मिलेगा, ये सवाल अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बना हुआ है। तो सीएम योगी की तरफ से दिल्ली में जो कई अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसका जिक्र आप देख रहे हैं कि लगातार हुआ। कल गृहमंत्री से मिलते हैं मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे की मुलाकात होती है। जेपी नड्डा के साथ भी इसी तरह से काफ़ी लंबी वार्ता होती है। आखिर में राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात होती है। ट्वीट कई किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इन ट्वीट्स में भी उन्होंने आभार जताया सभी शीर्ष नेतृत्व का। तो सीएम योगी के दिल्ली दौरे में क्या क्या हुआ है ये भी आप समझ लें। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी मुलाकात की गृहमंत्री के साथ। सीएम योगी से जितिन प्रसाद मिलने पहुंचे यूपी भवन। बीजेपी एमएलसी ए के शर्मा से संजय निषाद ने मुलाकात की है। बीजेपी आलाकमान ने फिर सीएम योगी को सलाह भी दी है, सबको साथ लेकर के चलें, ये बात भी कही गई। आलाकमान की तरफ से ये जानकारी बाहर निकल कर आई कि ये सलाह मुख्यमंत्री को मिली है। इस दौरे के कई मायने हैं, इसके सियासी मायने लगातार लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी ये दौरा अपने आप में इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब समय बहुत कम है। लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर इसलिए चल रहा है, संगठन से लेकर के पार्टी के स्तर तक और फिर शीर्ष नेतृत्व तक जो मुलाकातें या फिर जो बैठकें हो रही हैं
उनके सियासी मायने हैं। और अब इसका असर होता क्या है, और मुख्यमंत्री जब दिल्ली से वापस यूपी लौटेंगे तो उसके बाद ये मुलाकात और इनका असर क्या होता है? क्या मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार या फिर फेरबदल की जो अटकलें हैं उस पर विराम लगता है? जगह मिलती किसको है अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, चूंकि कयास बहुत सारे हैं, और उन कयास पर कितने तरह की बातें आपने राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनके मुंह से भी सुनी होंगी कि ये जो विस्तार है उसके बहाने या उसके साथ या उसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक हैं उनको साधने की भी कोशिश है। रणनीति के तहत भी ये मुलाकातें हैं और साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच का जो समन्वय है वो भी बेहतर तरीके से काम करे, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश अपने आप में आप जानते हैं, अगर आप राजनीतिक परिदृश्य में भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की, और यहीं से लोग कहते हैं कि जो रास्ता है वो दिल्ली का भी जाता है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश होने के नाते यूपी के अंदर किसी भी तरह से कोई कमी छोड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि बैठक हो या फिर मुलाकात या कवायद, सब लगातार जारी हैं और किसी भी तरह से हर एक वर्ग को साधा जाए, एक तय रणनीति के साथ कैसे आगे बढ़ें, इन सब पर निगाहें हैं। और इसलिए ये जो मुलाकातें हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और शायद इस वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार मुलाकात का जो दौर है वो चलता हुआ आपको दिख रहा है। और चलिए आज बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, आपका भी स्वागत। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हेमंत तिवारी जी, आपका भी स्वागत। और संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संतोष जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हेमंत जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, चूंकि चाहता हूं मैं कि एक विश्लेषण हो पहले, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। चूंकि बैठक मुलाकात हम लोग लगातार देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से लेकर के राजधानी दिल्ली तक, लेकिन इन मुलाकातों के पीछे के मायने क्या हम लोग समझें, और जो सुगबुगाहट या जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको आप कैसे देख पा रहे हो, और क्या हम मान के चलें जो चर्चाएं हैं वो हमको जमीन पर देखने को मिलेंगी या उसका रिफ्लेक्शन होगा आने वाले समय में? हेमंत जी, देखिए, सुगबुगाहट और असलियत दोनों में बुनियादी फर्क होता है। सुगबुगाहट तो 100 तरीके की हो रही है और से मुसलसल हो रही हैं। अभी आपने जिक्र किया, बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जिन 3 बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात से मिले हैं वो तीनों इस वक्त मिल रहे हैं एक साथ। यानी कल होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले योगी, और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। और ये तीनों लोग इस वक्त मिल रहे हैं। जो दिल्ली की ताजा खबर है कि प्रधानमंत्री मिलने नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचे हैं, तो लामहला ये तय है कि जो चर्चा है वो वही चर्चा है जो सियासत की फिजाओं में जेरे बहस है, यानी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स। और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, जैसा आपने कहा, पॉलिटिकली बहुत मजबूत, बहुत उर्वर, बड़ा महत्वपूर्ण ये राज्य है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो पेचीदगियां होती हैं पॉलिटिक्स की, वो भी बड़ी अहम होती हैं। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 7 सालों से पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक डिसिप्लिन पार्टी मानी जा रही है। हालांकि इसके पहले बहुत बड़ी गुटबाजी रही है, कई गुट रहे, 8-8, 7-7 गुट एक रहते रहे। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी का जो नया स्वरूप और उसकी एग्रेशन की पॉलिटिक्स का जो नया अंदाज देखा गया है, उस दौर में शायद इस तरह के टकराहट, इस तरह की लड़ाई की बात कभी नहीं आई थी। जैसे अभी तक फिलहाल किसी चीफ मिनिस्टर ने शासित राज्य के संभवतः उसने ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न की जिसमें इस बात की चर्चा हो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में सीधे टकराव हो रहा है। इस बार यहाँ ये भी चर्चा है, आप कहीं भी देखिए, जो पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में
विभिन्न विषयों पर या कुछ विषयों पर टकराहट है। और शायद यही वजह है ये पूरी कवायद इतने दिनों से चल रही, क्योंकि अगर मात्र चुनाव की तैयारियों की चर्चा के लिए इस तरह की परिस्थितियां बनती तो इस पर संभवतः लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन संघ, संगठन, सरकार, इन तीनों का जो इन्वॉल्वमेंट अभी देखा गया है रिसेंट उधेड़बुन में, कि तो स्वाभाविक है कि वहां खाली योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं गए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद शामिल हो जाएंगे और बाकी इलेक्शन लड़ा जाएगा, या जो नाराज छोटी पार्टियां उनको बना लिया जाएगा। छोटी पार्टियों की नाराजगी तो एक बहुत बड़ा विषय है। अभी तो पार्टी के भीतर कौन नाराज है, भारतीय जनता पार्टी में इस बात का मंथन चल रहा है। क्योंकि मूल बात जो आई वो आई कि जिन प्रधानमंत्री का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 15 मिनट के भाषण में 35 बार लिया करते थे, उन्होंने शायद बगावत कर दी है कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानी, या ए.के. शर्मा को जिस अभीष्ट प्रत्याशा या निर्देश या इच्छा से बहुत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय उनके होते हुए इतने दिन तक टकराया गया, तो कहीं न कहीं टकराहट तो थी। तो जो टकराहट बाहर नहीं आई या आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आती है, उस टकराहट के समय में सब कुछ चल रहा था। और होना क्या है इसको आयुष ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना कोई पैनलिस्ट जानता है, ना भाजपा के बड़े बड़े नेता जानते हैं। अगर कोई जानते हैं तो तीन मूर्तियां हो जो साथ नहीं। हेमंत जी, आपने बहुत सही इशारा किया, क्योंकि चौंकाने वाला फैसला तो हर बार हम लोग देखते हैं और कुछ ऐसा फैसला होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है। हालांकि लेकिन फिर भी चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने विश्लेषण हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के अपने अपने विश्लेषण है, इसलिए उस चर्चा के आधार पर भी बहुत कुछ चीजें हम लोग समझते हैं और उसको हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। संतोष जी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, चूंकि आपने इस बात को कही दिया, लेकिन फिर भी मैं उनसे दोहराता हूं। संतोष जी, क्या सिर्फ 2022 की तैयारियां या हम कैसे चुनाव लड़ें इस पर मंथन है, इसको हम सिर्फ इतना भर समझें संतोष जी, या इसके पीछे की जो बातें अभी बता रहे थे हेमंत जी, कैसे देखें इन मीटिंगों के, इन वार्ताओं के, इन बैठकों के क्या मायने हैं? संतोष पांडे जी। देखिए, मैं अशोक पांडे, प्रवक्ता। जी जी अशोक जी। जी, मेरा ये मानना है कि ये अलग बात है कि लोग विश्लेषण कर रहे हैं, ये अलग बात है कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में मिलते रहते हैं, शिष्टाचार मुलाकात। योगी जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी से मिले, और सहयोगी दलों के लोग भी मिल रहे हैं, क्योंकि सहयोगी दलों के लोगों को भी निश्चित तौर पे जिस तरह से हम सरकार सहयोगी दलों को लेके चलाते हैं, निश्चित तौर पे लोगों को ये मानना पड़ता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबको लेके विकास की गंगा बहाना आता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना संक्रमण काल है, तो इसमें और कोई चर्चा नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीन कैसे लगे, हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत कैसे रहे, इस सब पे चर्चा हो रही है। और दुर्भाग्य है कि विरोधी दलों के लोग उसमें अफवाह फैलाने का खूब प्रयास कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि खराब हमारा है, अब भाग जतिन प्रसाद जाते हैं, बताते हैं खराब हमारा है, सुई नेताजी लगवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अशोक जी मुझे बताइए, इतने सारे अशोक, ठीक है अशोक जी, ठीक है मैं समझ रहा हूं, लेकिन अशोक जी मुझे बताइए, इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो गए कि एक तो मुख्यमंत्री का पहले से तय कोई कार्यक्रम नहीं था, अचानक से मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचते हैं, यहां पर पहुंचते ही जितिन प्रसाद जो कि एक दिन पहले पार्टी में शामिल होते हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, उसके एक दिन पहले जो है संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर लेते हैं, और ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए ये इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे होते हुए नजर आ रहे हैं? ये सारी औपचारिक मुलाकात एक साथ हो गई, इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। देखिए, आपको बता दें कि
ये मुलाकातें लगातार होती रहती हैं। अनुप्रिया पटेल जी की मुलाकात अमित शाह से कोई नई नहीं है। अमित शाह जी से लगातार मिलते हैं, संजय निषाद जी मिलते हैं, जतिन प्रसाद जी का तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनको आना है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी मिलते रहते हैं। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बुला लेते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी कोई ममता बनर्जी तो है नहीं कि संविधान का से भी ऊपर अपने को मान ले, प्रधानमंत्री का कहना न माने। निश्चित तौर पे हम सामूहिक नेतृत्व वाले लोग हैं, हम लोग वन मैन पार्टी वाले नहीं हैं। हमारा निर्णय सामूहिक नेतृत्व से होता है। लोकतांत्रिक पार्टी है, हर आदमी को अपनी बात कही जाती है, सुनी जाती है, तब कोई निर्णय होता है कि पार्टी क्या काम करेगी, सरकार कौन सा निर्णय लेगी। ये सामूहिक नेतृत्व ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, देखिए उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि हेमंत जी ने इस बात को बहुत क्लियर कहा, अशोक जी, हेमंत जी ने बहुत क्लियर इस बात को कहा कि ये तो कोई नहीं बता सकता है, यहां बैठा हुआ पैनल में एक भी शख्स नहीं बता सकता है कि असल में आगे होने क्या वाला है। वो बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन होता है। लेकिन फिर भी जो सुगबुगाहट है, मुझे ये बताइए कि इतनी चर्चाएं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, खासतौर से मौजूदा सरकार को लेकर अगर शुरू हो जाएं, तो क्या सिर्फ हम इसको ये मान लें कि विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है, या विपक्ष की वजह से इस तरीके की चर्चाएं हैं? कुछ तो अंदर खाने हो रहा होगा ना अशोक जी, इतनी चर्चाएं कैसे हैं? देखिए, आपको बता दें कि अभी कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी एक एक जिले में गए, गांव-गांव में गए, गांव-गिराव में गए, आज कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, वैक्सीनेशन पे नंबर 1 पर है, तो निश्चित तौर पे ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को है। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनको बताए भी, उत्तर प्रदेश की सारी रिपोर्ट भी दिया उन्होंने। निश्चित तौर पे उनकी सराहना WHO ने भी किया है। और ये भ्रम फैलाने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। चलिए अशोक जी, देखिए आपकी बात पे हेमंत जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हेमंत जी बहुत जल्दी से रिएक्ट करिए, उसके बाद मैं और प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। हेमंत जी, देखिए, अशोक पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और प्रवक्ता हैं, बनारस में रहते हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया कि योगी जी जिले जिले में गए हैं। हाँ, गए हैं, कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद गए हैं। श्री पांडे जी, आप काशी में रहते हैं, काशी में कोरोना पर काबू पाने की जो भी रणनीति बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए वही अरविंद कुमार शर्मा काशी गए, बनारस में कैंप अभी भी कर रहे हैं, बीच बीच में दिल्ली चले जाते हैं, चीजों को कोऑर्डिनेट किया। प्रधानमंत्री जब काशी के कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो जो मुख्य कुर्सी होती है, मुख्य चेयर होती है, उस पर MLC अरविंद शर्मा बैठते हैं। आपके नीलकंठ तिवारी और रवीन जायसवाल जो वहां के मंत्री हैं, वो बगल की कुर्सियों बैठते हैं। जनप्रतिनिधि अधिकारी बगल की कुर्सियों बैठते हैं। इसका मतलब उनको बड़ा जिम्मा दिया गया है। तो योगी जी जब काशी जाते हैं, तो वो एक कोई तस्वीर एकाद होगी आपके पास या किसी के पास कि अरविंद शर्मा भी वहां गए हों, अरविंद शर्मा उनको ब्रीफ कर दें कि उन्होंने क्या काम किया है। काशी तो इसीलिए गए होंगे मुख्यमंत्री। चलिए, अशोक जी से मैं इसका जवाब लूंगा, अशोक जी से मैं इसका जवाब लूंगा, मुझे लगता है वो उसका जवाब भी देंगे। लेकिन शौकत अली जी, मैं आपके पास आता हूं। एक तो मीटिंग है, मुलाकात है, ये इनका अपना पार्टी का अंदरूनी मसला है, ये हो भी सकता है कि वो क्या करने वाले हैं आगे, भविष्य में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन 2022 की तैयारियों में तो ये अभी से लग गए हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। विपक्षी पार्टी होने के नाते कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आयुष भाई, ये जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक परिक्रमा जारी हुई है, ये यूं ही नहीं जारी हुई। इस परिक्रमा के बड़े खेल हैं। परिक्रमा इस बात के लिए अगर जारी हुई होती कि उत्तर प्रदेश को विकसित करना है, उत्तर प्रदेश में जो काम किए उनको और आगे बढ़ाना है, इस बात के लिए अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होने वाला होता, ये परिक्रमा अगर इसलिए जारी हुई होती तो मैं भी इनको बधाई देने का काम करता। लेकिन विडंबना देखिए, परिक्रमा इस बात के लिए नहीं जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों को ओर ले जाना है। परिक्रमा इस बात के लिए जारी है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, अपनी साख कैसे बचाई जाए, इसलिए दिल्ली की परिक्रमा जारी है। उत्तर प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश विनाश की तरफ लाके, चाहे किसी भी मुद्दे पे आप ले लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए, समस्या इनकी ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश विकसित हो, प्रदेश आगे जाए। ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी कुछ बता रहे थे, अगर मैं उनसे बोलूं आज भारतीय जनता पार्टी के हालात को किस तरह है,
कि एक पत्नी जानती है तो उसका पति नकारा है, कोई काम का नहीं है। लेकिन समस्या बड़ी है कि मायके वाले आए हैं, उनके सामने अगर उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो अपने ही घर की बुराई होगी। तो मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, कोई ना कोई तो भैया बताना पड़ेगा ना कि भैया बहुत कामकाजू आदमी, हम बहुत कामकाजू। अरे साहब कोई मजबूरी नहीं है, सुन लीजिए महाराज, थोड़ा धैर्य रखिए। जिस पार्टी के नेता का कहना उसके पिताजी नहीं मानते, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हो तो हंसी आती है। यही विडंबना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गलत नहीं कहा था सदन में, ये बड़े ब्रांडिंग वाले लोग हैं, ये बड़े ब्रांडिंग वाले लोग हैं। आप एक मुद्दा देंगे, आपको उसको सुलझाइए, दूसरा को उखाड़ के दे देंगे। अखिलेश जी ने कहा हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे और नेताजी खुद लगवा लिए। जिस पार्टी के अध्यक्ष थे वो हमारे ऊपर बोलेंगे अशोक एक करके सब बोले ना तो सबकी बात आ जाएगी, सबकी इस करके बोले। जनता पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है ना, ये घास अभी बहुत बड़ी हो जाएगी, बड़ा वृक्ष हो जाएगा, फिर आपको ये छाएगी। इतना गुमराह करती है, इतना ब्रांडिंग कर लेती है। बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा और खुद लगवा लिए। घास कभी वृक्ष नहीं बनती है, क्यों आप गुमराह कर रहे हैं देश को? आप जा उसके बाद भी आप गुमराह तो अखिलेश यादव ने किया, गुमराह तो अखिलेश यादव इतना बड़ा मुख्यमंत्री ने कहा संक्रमण। देखिए आप लोग का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन मुलाकातों के इतनी परिक्रमाएं हो रही हैं, ये तो सवाल रहेगा। विकास की सरकार के पास इंटेलिजेंस को सब कुछ पता है कि उत्तर प्रदेश में की एक एक रिपोर्ट प्रवक्ता और नेताओं ने अपनी बात रखी और अपना पक्ष मजबूत रखने की कोशिश किया, पर आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन तीन मूर्ति है, जिनके अमित शाह और जेपी नड्डा और माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके पास पक्की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव वो इस योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे और वर्तमान परिस्थिति की जो सरकार है उसके दम पर चुनाव जीतने नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर वो लगातार मर दे रहे हैं। हर बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को गलतफहमी हमेशा रही है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा कर देंगे कि वो उत्तर प्रदेश की जनता, 22 करोड़ जनमानस के दिल दिमाग में कोविड किस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश में, जनमानस के दिल दिमाग में सरकार के खिलाफ जो डिरेल कर और वो डिरेल करने की पूरी कोशिश है। आज ऐसा कोई नहीं है जिससे पूरी बात को डिरेल किया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के समस्त गांव से लेकर के शहरों के एक एक वार्ड में, किसी भी गली में ऐसा नहीं है कि जिस घर में मातम ना मनाया गया हो और किसी उत्तर प्रदेश के वासी ने अपने परिवार में किसी को खोया ना, और सरकार आदमी की जान पे बन जाए और जीते जी भी उसको जान नहीं बचा सके, उसको दवा नहीं दे सके, ऑक्सीजन नहीं दे सके, उसकी सुरक्षा नहीं दे सके। इसके बाद जब मरने के बाद बनारस जैसे शहर में 17 शमशान घाट इनको बनाने पड़े। लाशों का जिस तरीके से क्रिमेशन हो रहा था वो बहुत ही दर्दनाक और अप्रत्याशित। कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां पर लाशों का एक बड़ा सा आंकड़ा ना हो। जितना भी आप छुपाओगे छिपा लो, सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। तो विकास जी, जतिन प्रसाद को ये सच्चाई तो इतना लंबा समय आपके साथ उनका रहा, और अगर इतना ही फेलियर इनका है तो कम से कम ऐसी पार्टी के पास तो वो नहीं जाते जिनका आप भविष्य बता रहे हैं कि अंधकार में है। कुछ तो उनका भी अपना आकलन होगा ना, आपके ही पार्टी के नेता जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, क्यों जा, अगर इन्होंने इतना ही खराब कर दिया है। हम सब लोग एक अच्छा खासा समय राजनीति में बिता चुके हैं। अगर इतनी सी बात पे आयुष जी आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जतिन प्रसाद यहाँ आ गए, यही तो मैसेज देना है भारतीय जनता पार्टी को, यही तो मैसेज देना है कि जो आपके यहाँ लाशें गिरी हैं उनको भूल जाइए, अपनों को खोने का दर्द भूल जाइए, सरकार से सवाल करने के बजाय उस पर दिमाग लगाइए कि अगला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, ऑक्सीजन अगर तीसरी लहर आने वाली है उसमें आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अरे विकास जी देखिए, कोरोना पे निश्चित तौर पर उस मैनेजमेंट को लेकर के सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर उसके आधार पर आप आंकलन करें कि फला सरकार चली जाएगी तो फिर तो हर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार है उसको हट जाना चाहिए और वहां की जो विपक्षी पार्टी है उसको जीत सुनिश्चित हो जानी चाहिए। बहुत जगह आपकी भी सरकारें हैं, वहां पर भी ऐसी स्थितियां हुई थी, लेकिन इसको अगर आप ये आधार बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा तो फिर आप अपनी सरकारों का भी आकलन साथ में जरूर करिएगा। ए.के. पांडे जी जवाब दीजिए।
आयुष जी, ये मेरा आकलन नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के कारण पकड़ ठीक है। पंजाब का भी आकलन करिए, राजस्थान का भी करिए, छत्तीसगढ़ का भी करिए आकलन उस आधार पर। कोरोना में ऐसा नहीं कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई या फिर वहां पर लोगों की मौतें नहीं हुई हैं या वहां पे मातम नहीं पसरा है, वहां पे भी कांग्रेस की सरकारें जानी चाहिए फिर इस आधार पर तो। लेकिन आंकड़े और आकलन जो होते हैं ना, उसके कुछ और भी आधार होते हैं, उस पर थोड़ा तार्किक बात होनी चाहिए। अशोक पांडे जी का मैं रिएक्शन लूंगा। अशोक पांडे जी जवाब दें। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एक तो मुद्दा भटकाने के लिए, दूसरा ये परिक्रमा केवल इसीलिए है क्योंकि ऑल इज वेल नहीं है, रिपोर्ट गई है केंद्र तक। आपको बता दें कि मैं बार बार कह रहा हूं, हम सामूहिक नेतृत्व वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जवाई, यही है कांग्रेस आई। हम तो सामूहिक नेतृत्व वाले लोग हैं। हमारे यहाँ खाली सैफई गांव की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व के लोग हैं। और गांव के गांव गिराव खेत खलिहान की पार्टी है। इन्हीं सबका सामूहिक नेतृत्व होता है हमारे यहाँ। कांग्रेस पार्टी के साथी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, अपनी पार्टी तो नहीं देखते कि कभी जतिन बाबू भाग जाते हैं, कभी कोई भाग जा रहा है। बंगाल में 0 पर थे, लेकिन ममता के जीतने पर ढोलक बजा के नाच रहे थे। ये लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते, किसी के घर बच्चा पैदा होगा तो ये ढोलक बजा के नाचने लगते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से इस महामारी काल में लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, पैसे की व्यवस्था की, अस्पताल की हेमंत जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन अशोक जी साथ में ने बधाई दिया है उन्हें। हेमंत जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। ये तो गिनाते रहिएगा, ये तो आप तो गिना ही रहे हैं, पता नहीं कब से गिना रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, हेमंत जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, उसका जवाब दीजिए। वाराणसी के लिहाज से जवाब दीजिए उसका। देखिए, हेमंत जी का हम लोग बहुत सम्मान, बिल्कुल हेमंत जी का लोकतंत्र के चौथे खंभे में जो कुछ लोग हैं, हेमंत जी उसमें हैं। हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने सही कहा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में शर्मा जी को बनारस की व्यवस्था देखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने डिप्यूट किया था। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से सेना द्वारा 100 बेड का अस्पताल बनाया गया, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की गई, बेड की व्यवस्था की गई, अस्पताल की व्यवस्था की गई, निश्चित तौर पे शर्मा जी का योगदान रहा। शर्मा जी को सरकार द्वारा यहाँ निगरानी के लिए रखा गया था। उनके नेतृत्व में हमारे विधायकों ने, मंत्रियों ने कायदे से काम किया। हेमंत जी इतना ही भर समझ लें इसको, बाकी बात अब जाने दीजिए, वो बेचारे क्या कहेंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन चलिए ठीक है, चलिए हेमंत जी से आगे बढ़ते हुए थोड़ा और आकलन इसका करें। एक तो अनुप्रिया पटेल का मुलाकात करना, फिर संजय निषाद का मिलना, या फिर जितिन प्रसाद का कल यूपी भवन जाकर के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर लेना। ये जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, क्या लग रहा है कि अभी जो पंचायत के चुनाव हुए, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में जब हम देखते हैं तो बीजेपी की स्थिति वहां पर अच्छी नहीं, जहां पर विधानसभा चुनावों में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, वो वेस्टर्न यूपी के अंदर जो स्थितियां खराब हो रही उसको साधने के लिए ईस्टर्न यूपी के अंदर ये छोटे दल या फिर ये वोट बैंक, इनको साधने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखें। थोड़ा सा और विस्तार दें इसको हेमंत जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने सन 2014 से बड़े अभिनव प्रयोग करने शुरू किए थे, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ पोल्स कहा गया। और जो 4, 6, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैटर करते हैं, उनको भी जोड़ने का काम किया। जुड़े प्रकाश राजभर जैसे जो लोग जुड़े अनपढ़ी। और आप देखिए कि संजय निषाद पार्टी का पूर्वांचल के कम से कम 15-18 जिलों में, मतलब निषाद पार्टी का विधायक भदोही से जीत जाता है चुनाव उनके सिंबल पर, और गोरखपुर से जीतता है। उनकी हैसियत है। एक पर्टिकुलर वोट बैंक जो कश्यप, निषाद, मछुआरा, बिन समाज है, वो एकमुश्त वोट उनको करते हैं, अच्छा खासा वोट करते हैं। उनको आप लाए अपने पाले में, बहुत अच्छा मूव था। लेकिन यही संजय निषाद अभी थोड़े दिन पहले, इनको इतनी नाराजगी थी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया, लखनऊ के दारुल मीटिंग की। उनकी नाराजगी स्वाभाविक, और उनकी नाराजगी शायद भाजपा से कम उत्तर प्रदेश सरकार से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, दोनों लोगों की राजनीति का जो कार्य क्षेत्र है, सेंटर पॉइंट है, वो गोरखपुर है। संजय निषाद, उनके प्रवीण निषाद बेटे, और महाराज जी का भी।
तो उनको तो सरकार से नाराजगी, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए गए, बुलाए गए। अनुप्रिया पटेल वर्षों से 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि स्पीच करेंगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, अनुप्रिया पटेल नहीं लिया गया। फिर ये हुआ कि आशीष पटेल, उनके जो श्रीमान जी हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में समावेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो विस्तार हुआ उसमें आए नहीं, उसके बाद फिर विस्तार ही नहीं हुआ। मतलब विस्तार का इंतजार तो ए.के. शर्मा को भी करना पड़ा, जिनको प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा विहारस दिलवा करके, और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो देख रहे थे। प्रधानमंत्री के करीब 20 वर्ष के बहुत विश्वस्त नौकरशाह रहे। तो ऐसा नहीं है, जो छोटे दलों में तो नाराजगियां हैं, वेस्टर्न यूपी की नाराजगी आपने देख लिया पंचायत चुनाव के नतीजों से। हुआ क्या, 2014 के पहले, ऐसे एक और समस्या बहुत बड़ी है, 2014 में एक बड़ा मेजर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, वो ओबीसी का था, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के जुड़ा। और इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ने उत्तर प्रदेश नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्सों में एक अलग वोटर्स का क्लास क्रिएट किया, जो पिछड़े वर्ग से है, जो कमजोर वर्ग से है, जो गरीब मजलूम वर्ग से है, किया। उनके चेहरे पर लोग आए। लेकिन अब समस्या क्या हुई, जैसे ओबीसी 2014 से आप गैर यादव ओबीसी आप साथ जुड़ा, सप्ताह में आपको भरपूर साथ दिया, क्योंकि आपने एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके नेतृत्व में चुनाव हुआ। चेहरा तो हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी होते हैं। उसके बाद आपने चीफ मिनिस्टर बनाया योगी आदित्यनाथ को। चलिए, जो केशव और उनकी रिफ्ट अंदरूनी चलती रही, लेकिन बाहर नहीं आई। यही तो भाजपा की खासियत है, वो चलती रही, फिर भी नहीं। अब एक ओबीसी को भी नाराजगी है। दूसरे बहुत बड़ी दिक्कत ब्राह्मणों की नाराजगी। तो ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को ला करके कोई उपाय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के नेता नहीं हो सकते उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर आप लाए हैं तो उनको कम से कम एमएलसी बनाएंगे जुलाई तक। अब एमएलसी बनाएंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार में उनको कम से कम कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ेगा। 2 बार यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। अब किसका हाथ मारेंगे वो, इतना बड़ा चेहरा था। हाँ, नाम है, बड़े खानदान से है, जितेंद्र प्रसाद के लड़के हैं, केंद्र में मंत्री रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी खास रहे हैं, ये नाम है। लेकिन जिस प्रभाव के लिए आप ला रहे हैं, ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए एक नए चेहरे के तौर पर ला रहे हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होने वाला। बल्कि जो एग्जिस्टिंग नेता है, अशोक पांडे जैसे लोग इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे, और आप बाहर से बुला करके 3 लोगों को भाजपा का नहीं बिल्कुल सही है हेमंत जी। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी सबके बीच में जिक्र होता है, लेकिन हेमंत जी मुझे ये बताइए कि एक तो आपने ये कहा कि इनके लाने से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ये आकलन तो इन लोगों ने भी किया होगा। हालांकि अब आए हैं, उनको एडजस्ट वो कैसे करेंगे ये इनको खुद देखना होगा। लेकिन यहां पर बैठे हुए जितने पैनलिस्ट हैं, अभी मैं सबसे वो सवाल पूछूं, सब कहेंगे, अभी बीजेपी वाले कहेंगे मैं सबका साथ सबका विकास के आधार पर बात कर रहा हूं, जातिगत फैक्टर तो है ही नहीं। समाजवादी पार्टी भी इसी बात को नकारेगी, कांग्रेस भी कहेगी हम तो कभी इस पे भरोसा ही नहीं करते थे। फिर ये जातिगत पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? और इतनी कवायद जो हम लोग देख रहे हैं इन तमाम नेताओं की मिलने की, कोई 12% वोट बैंक वाला है, कोई 8% वाला है, कोई 2% वाला है, ये कौन अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहा है? और ये डिनाइल मोड में क्यों आ जाते हैं ये लोग? आयुष ऐसा है, सबको खराब लगेगा, लेकिन सत्य है, बोलता हूँ, सैकड़ों बार बोल चुका, फिर बोल रहा हूँ। ये सियासत जो है दोगलेपन का दूसरा नाम है। यहाँ जुबान से जो निकलता है जरूरी नहीं को किया जाए। यहाँ 2 तरीके की जुबानें होती हैं, एक सबके सामने बोलने के लिए, एक भीतर अपनों के बीच बोलने के लिए। यहाँ 2 तरीके काम होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए और सेटिंग के लिए और। तो ये जो पॉलिटिक्स है, आप बताइए, जाति उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से चुनावी राजनीति में, एक ऐसी स्थापित सच्चाई है जिसको कोई मना नहीं कर सकता। सब करते हैं साहब। भाजपा के वक्ता क्या करें? भाजपा किसी पार्टी के नेता साहब पूछे को क्या करें? वो मंत्री थोड़ी कहेगा, मुख्यमंत्री थोड़ी कहेगा, प्रधानमंत्री थोड़ी कहेगा कि हम फला जात के। देखिए हेमंत जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी देखिए शौकत अली जी, मुझे बताइए, तो डाल में पात वाली स्थिति है, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी तो आप ही हैं वहां पर, और आपको ही लड़ना है बीजेपी के साथ। क्या सिर्फ इतना काम आ जाएगा कि कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ, या फिर किसान का एक मुद्दा है इसलिए आप जीत जाएंगे? जाति की कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, क्योंकि यही तो तैयारी ये कर रहे हैं। आप डिनाई कर दीजिए शौकत अली जी। देखिए आयुष जी, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि योगी राज्य में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में एक नई परिक्रमा जारी हो गई और समाधान
ढूंढने की परिक्रमा जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं समाधान ढूंढने। समाधान इस बात का नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो, उत्तर प्रदेश विकसित हो, इस बात का कोई लेना देना नहीं इससे, लेकिन इस बात की परिक्रमा जरूर उत्तर प्रदेश में, इस बात का समाधान जरूर ढूंढा जा रहा है कि हमारी कुर्सी का कैसे उपयोग दोबारा हो सके, हम दोबारा कैसे सत्ता में आश्रित हो सके। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है शौकत अली जी, देखिए आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन इसी में मैं एक चीज और जोड़ता हूं, क्योंकि आपने कहा कि काम के आधार पर या विकास के नाम पर अगर आपको लगता, क्योंकि यही बात तो हेमंत जी भी समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, काम बोलता है, नारा आपका ही था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस समय थे उन्होंने काम बहुत किया, इस बात को लेकर के आप गए विधानसभा चुनावों में, क्या हुआ? जातिगत फैक्टर काम करते हैं शौकत अली जी, आप इससे इनकार मत करिए, क्योंकि तैयारी में ये लग गए। आपकी तैयारी क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सत्ता में वापसी करने वाले हैं, तो मेरा सवाल इसलिए इससे जुड़ा हुआ है, आप इनकार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन काम बोलता है, वो काम बोला नहीं इसलिए क्योंकि जातिगत फैक्टर और बहुत सारी चीजों ने काम किया उस समय। शौकत अली जी, देखिए पहले पे जब पूर्व में चुनाव हुए, हम लोग चुनाव हारे हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चुनाव हारे क्योंकि हमारा विकास मॉडल की जो ब्रांडिंग थी वो हम नहीं कर पाए, ये सत्य है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये झूठ की ब्रांडिंग करके सत्ता में आश्रित हो गए। अब उत्तर प्रदेश की जनता से आपने झूठ तो बोल लिया, उन्होंने आपकी झूठ को स्वीकार भी कर लिया कि हम जो घास लगाई उसका हम वृक्ष बना देंगे, ये बात आप जनता से झूठ बोल के कुर्सी पे आश्रित हो गए, जनता ने आप पे विश्वास किया, लेकिन वो घास अभी तक बढ़ी नहीं। 4.5 साल हो गए महाराज, 4.5 साल में घास तो घास ही रहेगी ना महाराज, वो वृक्ष थोड़ी बन जाएगी। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछती है कि महाराज वो जो वृक्ष आपने लगाया था वो हमको दिख नहीं रहा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, और उसकी छांव हमें अब चाहिए क्योंकि हमें जरूरत है, गर्मियां आ गई हैं, जून की गर्मियां हैं, तो छांव कहाँ मिलेगी? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाधान ढूंढने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं कि महाराज आपने कहा था कि घास लगा दीजिए और छांव हो जाएगी, बड़ा वृक्ष बन जाएगा, एक बुक देके कहते हैं समाधान बताइए। तो महाराज समाधान अपनी कुर्सी के लिए ढूंढ रहे हैं लोग, इनके पास अगर कोई विकास मॉडल होता, ये सत्य हम कहते हैं इस बात को और हम स्वीकारते भी। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकारा है कि ये लोग झूठ की ब्रांडिंग करके कुर्सी पे तो आश्रित हो गए, लेकिन जब आज सत्य जनता को पता चल रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और वो जानती है कि इन लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला जो आज हम धरातल पे देखते हैं तो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि इतना बड़ा झूठ जो हमारे गले न उतरे। और उत्तर प्रदेश की जनता, ये परिक्रमा यूं ही नहीं चालू हुई है आयुष जी, ये दिल्ली की जो परिक्रमा चालू हुई है, पंचायत चुनाव का करंट लग चुका था और जानते थे इस चुनाव का करंट जो है उत्तर प्रदेश के 22 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें असर दिखेगा, इसीलिए दिल्ली की परिक्रमा चालू हो गई और चालू होना भी लाजमी है क्योंकि अब कुर्सी जाने वाली है, परिक्रमा जारी रखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी जो बड़ा आपने झूठ बोला था, ग्लैमर वाला झूठ बोला था, ब्रांडिंग वाला झूठ बोला था, उनका धरातल पे क्या किया आपने? अरे राई भर भी काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में आप छाती चौड़ी करके कहते कि हमने ये चीज काम किया और हमने ये बना कर दिया, फिर से ब्रांडिंग हो सकती है ना, फिर से ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन ब्रांडिंग भी बेहतर तरीके से कैसे करें, मुझे लगता है कि वही सीख लेना चाहिए कम से कम। विकास जी मुझे ये बताइए कि खाली इतने से काम हो जाएगा क्या, कि या तो आप ये कहेंगे कि इन्होंने कोरोना में मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया और गली मोहल्ले में लोग मरे, इनको वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, या फिर आप इसमें खुश हो जाएंगे जिस बात को अशोक पांडे जी कह रहे थे कि चलिए समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी हारी, कांग्रेस खुश हो गई। आपके पास क्या मॉडल है और आप पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि तैयारी में तो आपको भी लगना है ना। प्रियंका गांधी तो बराबर कह रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन वो दिखेगा कैसे, जमीन पर कहां दिख रहा है? विकास जी देखिए, आपने कहा ना कि प्रियंका गांधी जमीन पे कहां दिख रही है, हमने कहा ना किसी भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होता है और जो लोग लंबे समय तक राजनीति में होते हैं उनको सारी बातें पता होती हैं। वो जैसे हमारे राजस्थान, पंजाब की सरकार में मिसमैनेजमेंट को लेकर कोई बात नहीं है, नेताओं में आपस में कुछ हो सकता है, पर जनता कभी हमारे खिलाफ नहीं खड़ी हुई क्योंकि आपका सम्मानित चैनल हर जगह मजबूती से खबरों को कोई बहाता हुआ बना सकता है। भाजपा के लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनको हम नहीं रोक सकते, पर कभी भी खबरों को हम पत्रकार भी रहे हैं 16 साल, हमें पता है हमें कभी कांट नहीं दी जा सकती है और बनाई जाती है तो कुछ ही देर बाद वो हवा में उड़ जाती है। अभी अशोक पांडे जी ने बताया कि बनारस का पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे थे के शर्मा जी, एक ब्यूरोक्रेट है क्योंकि मोदी जी के बड़े प्रिय हैं, और करता है कि बनारस जहाँ पर 17 शमशान घाट नए खुल गए, 2 मणिकर्णिका घाट के अलावा शमशान घाटों की संख्या बढ़ गई और लाशों की संख्या बढ़ गई, इसका पूरा चिट्ठा खुल के सामने आ गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी
पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और ये फेलियर जो है उनका केवल इस बात से नहीं है कि कोविड मिसमैनेजमेंट है। इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जब अपने बूथ मैनेजमेंट को देखा तो निश्चित तौर पे हमको बहुत काम हमने बिना से दूर हम अपने सबसे पहले 8,000 से ज्यादा न्याय पंचायत स्तर में संगठन खड़ा करने का प्रयास किया, जिसका आपको हमने कभी पंचायत चुनाव नहीं लड़े, पर हमने पंचायत चुनाव में 300-400 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के पदाधिकारियों को जिताकर हम लाए जिला पंचायत सदस्य के तौर पर, और करीब 350 से ज्यादा ऐसे लोग जिन तक हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जैसे चुनाव शुरू हुआ वैसे ही कोरोना ग्रास रूप ले लिया और स्टेट यूनिट ने पूरी तरीके से इस चुनाव को स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया। आज जी को करने की कोशिश नहीं की जा रही है, उनको सीधे सीधे रिप्लेस करके चुनाव लड़ने की बात हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ने जा रही, और भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता है इस बात को खुल करके कह भी नहीं सकते हैं योगी आदित्यनाथ के दम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री 56 जिनके पास सीना है, उन्होंने उसको एक मंत्री नहीं बना पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सेंटर और योगी आदित्यनाथ जी पॉलिटिक्स प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, और योगी आदित्यनाथ छवि खराब करने में भी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तीनों मूर्ति शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को घेरा है, सवालों के घेरे में खड़ा किया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना पड़ा है। वो सारी स्थितियां उसके लिए किसी राजनीतिक दल या अखबार या मीडिया का बनाया हुआ नहीं है, वो खुद का खुद केंद्र की योगी भाजपा की यूनिट और योगी जी के जो 3 प्रमुख लोग जिन्होंने उनको नहीं पसंद किया है। चलिए, इतना अच्छा आकलन तो मुझे लग रहा है अशोक पांडे जी भी नहीं कर पाते, वो अपनी पार्टी के बारे में भी नहीं बताते। चलिए, आपने कर दिया। अशोक पांडे जी, एक तो योगी आदित्यनाथ इसलिए परिक्रमा भी कर रहे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, ये जानकारी विकास जी के पास में है। दूसरा ये है कि जो बात बार बार हेमंत जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल वाली स्थिति में तो नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, कम से कम भारतीय जनता पार्टी। ये जरूर है कि मैनेजमेंट आपका जहां से चलता है या फिर जहां से आप लोग सीधे तौर पर निर्देशित किए जाते हैं, वो सुगबुगाहट ही के तौर पे बाहर आ पाता है, खुलकर वो चीजें नहीं दिखती हैं। क्या इसलिए सिर्फ ये परिक्रमा दिल्ली तक की दिख रही है और बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता? अशोक पांडे जी, देखिए, चूंकि हम राजनीतिक दल हैं तो निश्चित तौर पे बैठकें अनवरत होंगी, चूंकि चुनाव भी आना है। हम चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, हम तो लगातार अपनी हार से भी सीखते रहे हैं। हम 2 उपचुनाव हारे, लोकसभा गोरखपुर और फूलपुर, तो दोबारा हम जीत कर आ गए। हम तो समीक्षा करते हैं आगे कैसे बढ़ा जाए, बूथ स्तर से लेके हम आज बैठकें कर रहे हैं, क्षेत्रीय बैठकें। अभी वाराणसी की हुई, वाराणसी क्षेत्र की, गोरखपुर की, मेरठ की सुनील बंसल जी दौरा कर रहे हैं। हम लोग लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं अंतिम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि विरोधी दलों के लोगों को बोलने के लिए हमारी पार्टी की जानकारी इनको ज्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी जी का विकल्प बनने आए थे और नहीं बन पाए, तो मोदी का विकल्प बनने प्रियंका आ गई, वो राहुल का विकल्प बन के रह गई। मोदी का विकल्प नहीं बन गए, अब प्रियंका राहुल का विकल्प हो गई, राहुल प्रियंका के विकल्प हो गए। आई चुनाव में ये दोनों लल्लू, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के विकल्प हो जाएंगे, जो इनके संगठन की स्थिति है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों को मजबूत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से इतना तो सीख लेना चाहिए इन लोगों को कि संगठन कैसे मजबूत करें, कि चुनाव अगर है तो सरकार में जाके चुनाव कैसे करें। नेता है उनको मना कर क्या मत आइए, नहीं हम 0 पर आ जाएंगे। हेमंत जी, ये तो तय है कि चुनाव तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, या इससे तर आपकी कुछ सोच है? और दूसरा, आज अभी यहाँ जो बातें तमाम हो रही हैं, इसको हम लोग सिर्फ इतना ही भर समझें या फिर हम ये मान के चलें कि नहीं,
परिवर्तन तो निश्चित है और वो परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। मुख्यमंत्री की वापसी के बाद ही तुरंत नजर आएगा। देखिए, आज कुछ ठोस बातें बता रहा हूं इस पूरे डिबेट के लब्बो-लबाब, क्योंकि आपने इस डिबेट की शुरुआत में ही काफी महत्वपूर्ण और अच्छी बातें बताई थी जो लगभग होने वाली हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये जो एपिसोड चला भारतीय जनता पार्टी में अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की झगड़ा लड़ाई आपने देखा नहीं। खास तौर से मैं बार बार कहता हूँ, 2014 के बाद की जो बदली हुई भाजपा है, जिसने लगातार एग्रेशन की पॉलिटिक्स देश में किया है और जिसके विजय रथ का घोड़ा वो समेत का लगातार चलता रहा, टहलता रहा, ठीक है। तो ऐसे में दो बातें साफ हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जरूर अंतर विरोध दोनों में थे, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच का कुछ द्वंद्व रहा हो, किन इश्यूज पर रहा, जिस पे मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। दूसरी बात, ये सेंट्रल लीडरशिप को पता है। देखिए, ये वो भाजपा है जिसको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक असेंबली सेगमेंट में कि सेवापुरी में आज की तारीख में क्या इक्वेशन है और चिरई गांव में क्या है, या शाहगंज में क्या है, या केराकत मरियाहू में क्या है, या लखनऊ के मोहनलालगंज में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पूरा सजरा होता है, पूरी स्टडी होती है। तो उनको इस बात का इल्हाम है कि पंचायत चुनाव के परिणामों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन फिसलन भरी की है, कमजोर की है। खुद अशोक पांडे जी बैठे बता दें कि वाराणसी जो मुख्य प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां की ग्रामीण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, जैसा वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में करती है। इन्हीं के बगल में जौनपुर है, अब 5 गुना 7 गुना का फर्क है भाजपा और समाजवादी पार्टी में। आजमगढ़ है, भारतीय जनता पार्टी की गिनती न बराबर है, समाजवादी पार्टी खुद जीती है। तो ये संकेतक सब पता रहते हैं, उनको पता है कि जमीन कमजोर हो गई है, जिस कारण से हुई हो इस पर हम लोग अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे इस डिबेट में। लेकिन कमजोर हुई है, ये तो जनादेश आया है ना, ये उत्तर प्रदेश के गांव का जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव पूरे संगठन को इन्वॉल्व करके पूरी तैयारी के साथ लड़ा था। ये इससे बच नहीं सकते कि चुनाव से हमारा मतलब नहीं है। वेस्टर्न यूपी में वही दशा है, ईस्टर्न यूपी में ज्यादा खराब स्थिति है, सेंट्रल यूपी में अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से दिस इज अ कॉज ऑफ मेजर कॉज ऑफ वरी फॉर भारतीय जनता पार्टी। तो ये दिमाग में तो चीज चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया जाए न किया जाए, ये सवाल जरूर था। ये अलग बात है कि आज की तारीख में जो मैं एनालाइज कर सकता हूं, और मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ेगी। कोई बड़ा बदलाव उस प्रकार का नहीं होने जा रहा है जैसा अपोजिशन के लोग या तमाम पत्रकार या तमाम नेता सोच। तो हेमंत जी, इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा, चूंकि आपने कहा कि ये आकलन तो इन्होंने कर लिया और अभी जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं। एक मिनट प्लीज आइए उस पर, वो बात रह गई थी, उसका गलत तरफ निकल जाएगा। एक तो योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, 2022 का चुनाव इनके मुख्यमंत्रित्व काल में लड़ा जाएगा, इनके चेहरे पर लड़ा जाएगा या नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ। चेहरा हमेशा नरेंद्र मोदी होते, भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में चुनाव लड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, कैबिनेट का विस्तार 100% सुनिश्चित है। नंबर 3, कैबिनेट विस्तार में अरविंद कुमार शर्मा को महत्वपूर्ण स्थान मिलना भी सुनिश्चित है। जैसा कि जितिन प्रसाद जिस काम के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका वही काम है कि एमएलसी बनना और मंत्री बनना, वो भी बन सकते हैं। लेकिन इससे जो भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से संघर्ष करने वाले ब्राह्मण नेता हैं, उन पर फर्क पड़ेगा। और दूसरे एक नेगेटिव फर्क और हो सकता है भाजपा के लिए जितिन प्रसाद के आने का, कि जो जितिन प्रसाद अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले तक उत्तर प्रदेश सरकार को अपने ट्वीट से, अपने बयान से ब्राह्मण चेतना परिषद के लगातार वार कर रहे थे, कुरेद रहे थे। विकास दुबे हत्याकांड के बाद बहुत मुखर थे। खुशी दुबे क्यों पुलिस हिरासत में है, जेल में है, ये सवाल उठा रहे थे।
तो थोड़ा मुश्किल तो होगी इस लिहाज से भी, और इस लिहाज से भी कि जो ब्राह्मणों के चेहरे इस वक्त है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, अच्छे लीडर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे विजय बहादुर पाठक जैसे व्यक्ति हो जो चलिए हेमंत जी, अब देखिए मेरे पास समय नहीं है, हालांकि आपने आकलन बेहतर कर दिया और अशोक जी यहीं बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनके माध्यम से भी ये बात आगे तक पहुंचे और समझ रहे होंगे कि आप किस ओर इशारा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।